जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस न्यूज एनसीसी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 9th और 10th क्लास के मैथ और साइंस आपको कराएंगे। तो आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आपको आज बताएंगे 9th क्लास के गति यानी कि मोशन चैप्टर की हम बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, गति गति का मतलब क्या होता है, और इसमें ही एक टर्म आती है विराम। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। कैसे? देखो, कोई भी चीज गति में तब कहलाती है जब वो समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदलती। ठीक है, अगर वो बदलती है तो गति में कहलाती है, और नहीं बदलती तो विराम में कहलाती है। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले दोनों की डेफिनेशन लिख पाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं गति की परिभाषा। ठीक है, तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे गति और विराम की परिभाषा। देखिए, गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है। ठीक है, तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है, फिर वस्तु जो है गतिशील वस्तु कहलाती है। बहुत सारी चीजें आप ऐसे देखते हैं जो आपके आसपास है, जो समय के साथ अपनी जो है अवस्था में बदलाव करती रहती है। जैसे कि सड़क पर दौड़ते वाहन, तो आप देखते हैं कोई वाहन यहाँ पे है, थोड़ी देर टाइम बाद आप जब से ऑब्जर्व करोगे तो वो कुछ टाइम बाद को कहीं और दिखाई देगा। तो ऐसे ही होता है, जब कोई भी चीज गति में होती है तो समय के साथ वो होता है अपनी अवस्था चेंज करती है। ठीक है, तो यानी कि मोशन का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, यानी कि वो क्या करता है, अपनी पोजीशन में बदलाव करता है। किसके साथ? समय के साथ। ठीक है, मैं एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन करती है तो वस्तु गति की अवस्था में कहलाती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं विराम अवस्था के बारे में, यानी कि विराम क्या होता है। विराम का आपको पता ही है, विराम का मतलब होता है रुका हुआ। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती, यानी कि जो स्थिति है वो उसी स्थिति में बनी रहेगी। ठीक है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करती है तो वह वस्तु विराम अवस्था में या फिर कैसी कहलाएगी? स्थिर कहलाएगी। स्थिर का मतलब होता है एक ही जगह रुके हुए। जैसे कि मेज पर रखा पेपर वेट, आप अपने आसपास बहुत सारी चीजें ऐसी ऑब्जर्व करते हैं जो कल भी वहीं पे थी, आज भी वहीं पे है, और कल भी वहीं पर रहेगी। तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं? विराम में या फिर स्थिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थिर बोलते हैं। तो आप इन दोनों को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। इसमें क्या होता है? समय के साथ अवस्था में परिवर्तन, इसमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, और इसके आप स्क्रीनशॉट लेके भी लिख सकते हैं। स्टार्टिंग यहीं से ही होती है आपकी, जो भी आप चैप्टर की जो स्टार्टिंग होती है वो छोटी छोटी डेफिनेशन से होती है। ये आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन है। इसके बाद हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। क्या पढ़ेंगे हम? गति के प्रकार। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे गति के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि जो गति है वो कितने प्रकार की होती है, मोशन कितने प्रकार के होता है। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा रेखीय गति, उसके बाद आता है हमारा एक समान वृत्तीय गति, फिर आता है हमारा थर्ड नंबर पे अनियमित गति, फोर्थ नंबर पे आता है दोलनीय अथवा कंपन गति, फिफ्थ नंबर पे आता है घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति। देखिए बच्चों, मोशन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन हमें मेनली अभी सिर्फ 5 प्रकार का पढ़ना है। तो अभी हम देखेंगे जो हमारे मेन है, यानी कि जो हमें जरूरी पढ़ने हैं, वो हमारे 5 तरह के जो है गति के प्रकार है। 5 पढ़ने हैं। सबसे पहला होता है हमारा रेखीय गति। जब भी कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में गति करता है, बिल्कुल सीधी रेखा में। ठीक है, जैसे कि आपका, आप ट्रेन भी बता सकते हैं, या हमारी जो लाइट होती है वो भी कैसा कैसे जो ट्रेवल करती है वो सीधी रेखा में। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखीय गति। इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोशन, यानी कि लाइन में चलता है, सीधी लाइन में। ठीक है, उसके बाद एक समान वृत्तीय गति, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, इसमें क्या होता है
कि कोई ऑब्जेक्ट होता है वो किसी अक्ष पर होता है और वो उसके चारों ओर गति करता है। जैसे हमारा जो आपका सीलिंग फैन होता है, छत का पंखा होता है, उसकी तरह इसमें गति होती है। ठीक है, इसकी जो परिभाषा है हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, आप उसमें से लिख लीजिएगा। ठीक है, बुक में भी ये सभी बुक में दी हुई है। उसके बाद आता है हमारा अनियमित गति। देखिए जो अनियमित गति होती है उसमें दिशा की बात होती है, यानी कि किसी भी समय किसी क्षण विशेष में किसी भी दिशा में मूवमेंट हो सकता है। जैसे कि वातावरण में जो हमारे कीट पतंगे होते हैं, तितलियां होती है, मच्छर मक्खी होते हैं, ये क्या करते हैं, रैंडम मोशन करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ये कभी भी चले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता हमारा दोलनीय अथवा कंपन गति। देखिए दोलनीय होता है किसी अक्ष के, ऐसे पेंडुलम की जो हमारी मोशन होती है वो कैसी होती है, हमारी दोलनीय गति होती है। कैसी होती है, दोलनीय गति। देखिए ऐसे, तो इसे हम क्या बोलते हैं, दोलनीय गति। कैसे बोलते हैं, दोलनीय गति। घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं। जैसे आपका लट्टू होता है, लट्टू क्या होता है, दो तरह की गति करता है, एक तो अपने अक्ष पर तो घूमता ही है, साथ में वो इस तरह से भी मोशन करता है, तो आप उसे क्या बोलते हैं, घूर्णन। घूर्णन का मतलब ऐसे तो घूमेगा ही, लेकिन वो किसी के साइड में भी घूमता रहेगा, उसे हम बोलते हैं घूर्णन अथवा वक्र रेखीय गति। तो बच्चों देखो इनमें से क्या है, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, एक नंबर में पूछ ले जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट दे देगा, पूछ लेगा कि है किस प्रकार से गति करता है। जैसे कि आपका ये है, ये आपका पेंडुलम है, तो इसमें से पूछ लेगा कि किस प्रकार की गति करता है, या इसमें से कोई भी आपको उठा देगा, या फिर आपसे छोटी छोटी डेफिनेशन पूछेगा कि रेखीय गति की परिभाषा लिखिए। इस तरह से आप ये याद रख सकते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको ये आनी चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे हमारा आगे का जो सिलेबस है, हम सिर्फ अभी वही पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। तो आप ये लिख सकते हैं, इसके जो अंदर का है वो भी हम आपको समझा देंगे। सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमारा जो है गति के प्रकार के बाद आता है हमारा राशियाँ, यानी कि चीज़ों को व्यक्त करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है, उन्हें कैसे हम बताएंगे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आता है राशियाँ। तो राशि हमारे पास दो तरह की होती है, एक तो होती है आदिश और एक होती है सदिश। होती तो तीन है लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम इसके बारे में बिल्कुल पढ़ने की हमें जरूरत नहीं, सिर्फ हम दो ही पढ़ेंगे, एक तो आदिश और एक सदिश। अब देखिए, वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान 5 किलो, क्या कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जैसे कि चार, किसी भी दिशा में हो सकती है। ठीक है, ऐसे हमारा दूरी हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं सदिश राशि। सदिश राशि क्या होते हैं, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है और साथ ही साथ किसकी आवश्यकता होती है, दिशा की। यानी कि इसमें क्या होता है, सदिश में आपको परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, यानी कि किस दिशा में आप काम करेंगे। जैसे कि वेग, यानी कि किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। ठीक है, चली गई चाल को या चली गई दूरी को बोलते हैं वेग। उसके बाद हमारा होता है त्वरण, उसके बाद हमारा होता है बल, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हम बल किस दिशा में लगा रहे हैं, इसलिए जो हमारी बल है वो कैसी राशि है, सदिश। और जो हमारी चाल है वो कैसी राशि है, अदिश। तो इसमें एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको चार राशि दी जाएगी, उसमें से पूछ ली जाएगी कि कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश है। तो आपको पता होना चाहिए वे राशियां जिनमें सिर्फ परिमाण होता है वे होती है अदिश, और जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, सदिश बोलते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी राशि सदिश होती है और कौन कौन सी अदिश होती है। ठीक है, तो बच्चों अभी हमने पढ़ा है राशि दो प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है अदिश, जिसमें हमें परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। दूसरा हमने पढ़ा है सदिश, जिसमें परिमाण के साथ साथ हमें दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो हमारे सदिश होते हैं तो हम इसे कैसे व्यक्त करते हैं, किसी भी राशि के ऊपर एक तीर का चिन्ह लगाकर। इसका मतलब अगर हमने एस के ऊपर ये एरो का निशान लगाया है तो इसका मतलब वो कैसी राशि है, सदिश राशि। ठीक है, तो इनकी आपको परिभाषा और इनके जो उदाहरण है आपको पता होने चाहिए। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है और इनकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है। सीजीएल वगैरह एनडीए में जो भी आर्मी के हमारे एग्जाम होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है, तो अपनी आप तैयारी अच्छे से करें और आगे हम पढ़ेंगे, हमारा जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। ठीक है।
तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दूरी क्या होता है, उसके बाद हम पढ़ेंगे विस्थापन क्या होता है। देखिए, किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई, देखो कुल इंपॉर्टेंट इसमें है क्योंकि इसमें हमें देखना है कि कुल लंबाई कितनी है। तो हम एकदम से बोल रहे हैं तो क्या है, वो हमारा दूरी है। तो आपको ध्यान रखना है जो उसमें कुल है तो एक कीवर्ड है। कैसा है, कीवर्ड है, इसे आपको याद रखना है। और साथ ही साथ ये कैसी राशि है, अदिश राशि है। उसके बाद हम पढ़ते हैं विस्थापन। देखिए, प्रारंभिक प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। और कैसी राशि है ये, सदिश राशि है। अब देखिए, मैं आपको इसमें दो उदाहरण के तौर पे बताऊंगा। एक तो हमारा होता है पाइथागोरस प्रमेय से, एक है हमारा सर्किल वाला। अब देखिए, हमें क्या बताना है इसमें, इस सर्कल में हमें बताना है कि इसमें दूरी कितना है और हमारा विस्थापन कितना है। देखिए, दूरी यानी कि सपोज करिए आप यहां से आए और वापस इसका पूरा चक्कर लगा के आप यहीं पर आ गए, यानी कि जो आपकी प्रारंभिक बिंदु है वही आपका, देखो प्रारंभिक अवस्था और जब अंतिम अवस्था एक हो जाएगी तो हमारा जो विस्थापन है वो हमारा जीरो हो जाएगा। कैसे, देखिए, जब आप यहां से चलेंगे इसका पूरा एक चक्कर लगाएंगे तो वापस आप अपनी जो आपकी पहली जगह थी आप उसी जगह पे आ जाएगा। तो इसका मतलब इस केस में क्या होता है, आपका जो आपका विस्थापन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जो इसकी दूरी है, दूरी इसका मतलब होता है कुल पथ की लंबाई। तो जब आप सर्कल पे चलता है, इसकी परिधि पर चलते हैं तो इसकी जो परिधि होती है वो कितनी होती है हमारी, 2 पाई आर। तो जो टोटल डिस्टेंस कवर होगा वो हमारा कितना होगा, 2 पाई आर। यानी कि दूरी कितनी होगी हमारी, 2 पाई आर। और विस्थापन कितना होगा, जीरो। यानी कि जब आपकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था एक हो तब आपका जो विस्थापन होता है वहां पे जीरो हो जाता है। और इस केस में आपकी जो दूरी है वो कितनी होगी, 2 पाई आर। कितनी होगी, 2 पाई आर। अब हम इसे पढ़ते हैं एक और उदाहरण से। कैसे, देखिए हम यहाँ पे एक पाइथागोरस प्रमेय से एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपका 3 और ये आपका 4 है, ए बी सी। अब देखिए, मुझे यहाँ से इस बिंदु पे जाना है तो देखो सीधी रेखा में देखना है हमें। कैसे, अब देखो जब आप इसे सोल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। सपोज कर लो ये मीटर है और ये मीटर। मुझे सी से बिंदु ए पे जाना है। एक तो रास्ता है हमारा ये वाला और एक है हमारा ये वाला। तो देखिए, जब आप बिंदु सी से ए पर जाएंगे तो आपका जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, 5 मीटर। कितना होगा, 5 मीटर। लेकिन जब आप कुल दूरी चलेंगे इस तरह से यहाँ तक तो आपकी जो दूरी कहलाएगी वो कितनी कहलाएगी, 3 और 4 कितना हो गए, 7 मीटर। कितना होगा आपका, 7 मीटर। तो देखिए, आपको ध्यान रखना है जो हमारा विस्थापन होता है वो किसी भी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम यानी कि मिनिमम डिस्टेंस होती है बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक, तो आप इस तरह से मान सकते हैं जैसे कि यहाँ पे, यहाँ से आपने चला वापस घूम के यहीं आ गए तो आपका विस्थापन कैसा हो गया, जीरो। लेकिन जो आपकी जो दूरी है वो कितनी हो गई आपकी, 2 पाई आर। उसके बाद हम देखते हैं अपना एक बार और हम रिवीजन कर लेते हैं दूरी का। किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की कुल लंबाई, आपको कुल ध्यान रखना है इसमें, कुल लंबाई को हम क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। ठीक है, विस्थापन, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है आपका, आप इससे ही बता सकते हैं सर्किल वाले उदाहरण से, और आप पाइथागोरस वाले उदाहरण से भी आप इसे बता सकते हैं। ठीक है, तो जब आपकी प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था एक ही हो उस केस में आपका विस्थापन जीरो होता है। लेकिन जो आपकी कुल दूरी होगी वो सर्कल के परिधि के बराबर होगी। तो हमारी परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। और आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं क्योंकि इसमें हमने निकाला था तो जो हमारा विस्थापन आएगा वो कितना आएगा, 5 मीटर। कितना आएगा, 5 मीटर। तो आप इसे नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इसके बाद इसमें हम पढ़ते हैं इनके बीच में जो अंतर है, इनके बीच में वो देखते हैं हम। ठीक है, तो हमने अभी पढ़ा है दूरी और विस्थापन। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इनके बीच में क्या अंतर होते हैं, वो पढ़ेंगे हम इसके बाद। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन में अंतर, यानी कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे दूरी में।
तो दूरी का मतलब क्या होता है, चली गई कुल दूरी। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो कुल है कीवर्ड है, तो कुल दूरी जहां पे भी आ जाएगा वो क्या होगा हमारा, दूरी। यानी कि कुल लंबाई भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लंबाई भी लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों है अगले पॉइंट में बताऊंगा। ये हमेशा कैसी हो सकती है, सदैव धनात्मक, यानी कि ये ऋणात्मक नहीं हो सकती। जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं वो हमारी कभी भी, एक तो क्या नहीं हो सकती, एक तो नेगेटिव नहीं हो सकती, और साथ ही साथ क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। इसमें हमें सिर्फ क्या चीज चाहिए, परिमाण चाहिए। क्या चाहिए, परिमाण। इसीलिए कैसी राशि है ये, अदिश राशि है। उसके बाद हम पढ़ते हैं विस्थापन में। विस्थापन क्या होता है, न्यूनतम दूरी होती है बिटवीन टू पॉइंट, यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। उसके बाद कैसी राशि है, सदिश राशि है। उसके बाद ये देखो इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि जो विस्थापन होता है वो आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। शून्य मैंने अभी आपको बताया था, जब हमने सर्कल का उदाहरण लिया था तो उसमें कैसी होगी थी हमारी जो विस्थापन था, शून्य हो गया था। ऋणात्मक का केस भी आगे ले जाएगा और धनात्मक का भी, ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारा सदिश है तो हमें क्या क्या चाहिएगा, परिणाम और दिशा चाहिए होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से अक्सर पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो देख लीजिए, आपसे पूछ लिया जाएगा जो दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है, और विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब देखो, सदैव कैसी होती है, ये पॉजिटिव होती है, और ये हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और क्या भी हो सकती है, जीरो। यानी कि ये आपका प्लस में, माइनस में, और ये जीरो। उसके बाद ये हमारा कैसा होगी, सिर्फ पॉजिटिव में होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, तो आपको ये याद करना है। जो हम नोट्स बना रहे हैं वो आपको याद रखने हैं, साथ ही साथ कॉपी में आप इसे बना कर रखें तो और भी अच्छा है, क्योंकि हम अपने ट्यूशन में भी क्या करते हैं, इन सब के नोट्स बनवाते हैं, ताकि जब आपके पेपर हो या आप जब आप रिवीजन करें तो उस बीच में क्या होगा, आप कॉपी से पढ़ें, क्योंकि बुक से आप पेपर के टाइम पे नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो बच्चों आज का हमारा सेशन यहीं तक था। उसके बाद जो हमारा सिलेबस है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज का जितना भी था उसका नोट्स बनाए क्योंकि पेपर के टाइम पर आप सिर्फ नोट्स पढ़ेंगे, बुक से नहीं पढ़ सकते। और रही बात एमसीक्यू की, तो वो भी हम देखेंगे कि इस बार क्या है, यूपी बोर्ड में कम से कम बोर्ड में आते हैं 20 या 30 के आसपास एमसीक्यू आते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एमसीक्यू हैं उनमें भी आप कीवर्ड, तो जो आपके एमसीक्यू है उसकी भी हम आपको यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। और ये आपकी जो नोट्स है आप खुद से बनाएं, कॉपी में लिखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा पार्ट 1 था, मोशन यानी गति के चैप्टर के लिए। अब हम सेकंड पार्ट बनाएंगे, कल या परसों, कल तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।